नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो टक्कर। संसद के मॉनसून सत्र के 15वें दिन मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई मणिपुर हिंसा पे से लेकर विदेश नीति तक हर मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर जोरदार प्रहार किया। तो बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है कि बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों से यह कहा कि विपक्ष अपना टेस्ट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, लेकिन हम आखिरी गेंद पर छक्का लगाएंगे। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंगलवार एडिशन में, यानी टक्कर के ट्यूसडे एडिशन पे, इसी विषय पर होगी जोरदार टक्कर। विश्वास का एक बड़ा टेस्ट। गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष, ऐसा अनाप-शनाप आरोप विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। आप सावरकर हो भी नहीं सकते। मोदी सरकार के खिलाफ आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू। इस दौरान दोनों तरफ से भीषण जुबानी बमबारी वो सदन में आकर अपनी बात रखे। प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ। सोनिया जी, मुझे जो लगता है दो मनस्थिति है, उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है। भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। सर ये अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि खबरें थी कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी। श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल पर बहस का जवाब देते हुए विपक्ष को दो टूक चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो दिल्ली के इस बिल को पास होने से रोक कर दिखाएं। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो, इसी बिल में कर लीजिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी। न्यूज बताने वाली कथित वेबसाइट न्यूज क्लिक का मुद्दा आज एक बार फिर दोनों सदनों में गूंजा। ये न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज एजेंसी। न्यूज क्लिक को चीन की फंडिंग के आरोप के बाद राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस और इनके सब ये घमंडिया जो गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन सभी चाइनीज मीडिया को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोलेंगे। अब देखना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर विपक्ष उन्हें घेर पाएगा या फिर मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में पूरे विपक्ष पर भारी पड़ेंगे। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको बताता हूं संसद के सियासी स्कोर कार्ड का विश्लेषण। टीम इंडिया दिल्ली अध्यादेश पर एक टीम की तरह खेले, 10 एक्स्ट्रा वोट के साथ जीत हासिल करी, यानी बड़ी जीत हासिल करी टीम एनडीए ने। बढ़ता हूं मैं आगे। टीम इंडिया अविश्वास प्रस्ताव वाली यॉर्कर गेंद फेंकी। सिर्फ मणिपुर नहीं, हर मुद्दे पर बोलने का मौका मिलेगा, यानी जो सियासी पटाखे फूटेंगे वो हर मुद्दे पर फूटेंगे। टीम इंडिया राहुल की बल्लेबाजी का क्रम बदला, ओपनिंग नहीं की। आज सदन में इस मुद्दे को विशेष तौर पर उठाया गया और पीएम का आखिरी ओवर में सिक्सर मारने का प्लान है और ऐलान है। बढ़ता हूं मैं आगे। टीम इंडिया कमजोर टीम के बावजूद आक्रामक खेल की कोशिश है
इसमें कोई दो राय नहीं है। और विपक्ष का संभावित स्कोर जो है वो 151 यानी 151 और सरकार का संभावित स्कोर 371 हो सकता है, यानी एनडीए जो है वो 3 से 350 के पार हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये जो आंकड़ा है ये बहुत चीजों को स्पष्ट कर देता है। बड़ा सवाल, हारा हुआ मैच खेलने के पीछे विपक्ष का मकसद क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। मलूक नागर है, सांसद है बहुजन समाज पार्टी के। प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। कल इनका बिल जिस बिल के ये खिलाफ थी और INDIEA जिसके खिलाफ था वो बिल भी गिर गया है। संजय निरुपम है, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मुंबई कांग्रेस के चीफ भी रह चुके हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्कोर कार्ड हमारे सामने है संजय जी, और स्कोर कार्ड ये कहता है कि एनडीए का पलड़ा भारी नहीं है, उनके पास विपक्ष के खेमे के भी एक बड़ी संख्या में वोट जुट रहे हैं। तो इसका मायने क्या है अविश्वास प्रस्ताव के? देखिए, हमें पता है कि सरकार के पास बहुमत ही नहीं बल्कि स्पष्ट बहुमत है और भारी बहुमत है, और इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग होगी तो आंकड़ा क्या होगा इसका अंदाज है हमको। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा कोई रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव बुनियादी तौर पर विपक्ष तब लाता है जब सरकार पूरी तरह से विपक्ष को एकदम से इग्नोर कर देती है और सरकार का विश्वास टूट जाता है, विपक्ष का विश्वास टूट जाता है सरकार पर। आज हिंदुस्तान में तमाम मुद्दों के साथ साथ मणिपुर सबसे ज्वलंत मुद्दा है। मणिपुर में लगभग 3 महीने से तबाही और बर्बादी का आलम देखा जा रहा है। जंग हो रही है, वहां पे गृह युद्ध हो रहा है, वहां पर आर्मी के जो हथियार है वो लूटे जा रहे हैं। महिलाओं के ऊपर जो एक बलात्कार के केसेस लगातार आ रहे हैं। 60,000 से ज्यादा लोग कैंपों में रह रहे हैं। पता नहीं 150-200 लोग मारे जा चुके हैं। 2 जनजातियां एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके एकदम तैनात हैं। ऐसे में जब 3 महीने से हिंदुस्तान का एक प्रांत जल रहा हो, तब केंद्र सरकार का धर्म है कि उस दिशा पे कार्रवाई करे। कोई कार्रवाई नहीं करे। प्रधानमंत्री एकदम खामोश बैठे हैं। अगर बोले भी तो पार्लियामेंट हाउस के परिसर में आकर के सिर्फ 3, 4, 5 या 10 सेकेंड बोले हैं। तो ऐसे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को पूरे देश के सामने प्रस्तुत करा। और मुझे लगता है आज कांग्रेस की तरफ से जो हमारे सांसद गौरव गोगोई उतरे थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मणिपुर की बुनियादी समस्या के ऊपर सवाल रखा कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है, आखिर मुख्यमंत्री से उनका क्या रिश्ता है, क्या मजबूरी है कि इतने फेलियर के बावजूद मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और मणिपुर के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय, मणिपुर को शांत करने के बजाय आप दूसरे राज्यों की समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने पाप को छुपाने का एक दुस्साहस कर रहे हैं। पाप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किया है वहां पर ड्रग्स का, जी वहां पर एक ड्रग्स का जो इतना बड़ा मुद्दा है, क्या इस पूरे कोई ड्रग कार्टेल का कोई प्रेशर है आपके ऊपर? क्या वो जो कुकीज और मैतेई जनजातियों के बीच वो अफीम की खेती को लेकर के जो लड़ाई चल रही, उसमें चीन का भी इंटरेस्ट है, म्यांमार का भी इंटरेस्ट है? क्या इन देशों के पूरे घुसपैठ की वजह से भारत सरकार अपने आप को हतबल महसूस कर रही है क्या? लेकिन आज सदन के अंदर एक बड़ा पूरे हिंदुस्तान की जनता में जनजागरण करने का पार्लियामेंट में आज एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया जब गौरव गोगोई ने एक बात को बोला कि हमें पता है प्रधानमंत्री के कमरे में जो बात होती है, जो भी वो मामला था, और जिसके ऊपर अमित शाह गृह मंत्री ने एक ऑब्जेक्शन रेज करा और उस विषय को लेकर बड़ी तीखी बहस हुई दोनों पक्षों के बीच में। लेकिन एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण है, आज निशिकांत दुबे ने सरकार की तरफ से पहले बैटिंग करी, गौरव गोगोई ने विपक्ष की तरफ से पहले बैटिंग करी, तो उन्होंने बोला सोनिया जी को बेटे को सेट करना है और सोनिया जी को अपने दामाद को भेंट करना है। इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। संजय निरुपम, a sharp reply on this, then I'll go to Sudhanshu Trivedi. 30 ऐसा है अमीश देवगन जी, ये बीजेपी वाले सोनिया जी के ऊपर पिछले 10 वर्षों से, जब से सरकार में है तब से लगातार बोल रहे हैं, उससे पहले भी बोल रहे थे। बेटा और दामाद के बारे में पता नहीं कितनी टिप्पणियां किया, क्या क्या किया। ये बहुत पुराना टेप है इनका। आज तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए, उन आरोपों में कोई सच्चाई पाई गई क्या? और कोई सच्चाई पाई जाती तो कोई कार्रवाई आपने की क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो नेशनल हेराल्ड के जो मुद्दे पर राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ केस किया, वो केस कहां है?
वो फर्जी केस है, और फर्जी केस के बाद इतनी सुनवाई 50-50 घंटे तक इंट्रोगेशन है तो भी कुछ निकल के नहीं आता। तो ये बीजेपी हमारे गांधी परिवार को बदनाम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चला रही है। उसी षड्यंत्र को आज दुबे जी ने उजागर किया फिर से। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, कोई चौंकने वाली बात नहीं। पूरा हिंदुस्तान सच जानता है कि गांधी परिवार क्या है। जी, मेरा आप दोनों से निवेदन रहेगा कि टाइम लिमिट को फॉलो करें। सुधांशु त्रिवेदी, आपके पास मैं आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आखिरी ओवर में हम छक्का मारेंगे, ये बयान एक सामने आया, एक स्टेटमेंट सामने आई, लेकिन आज गौरव गोगोई ने भी बहुत सारी बातें बोली जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी रेज हुआ। कल अमित शाह ने बहुत कुछ कहा था। आज जो बात निशिकांत दुबे ने बोली, क्या आपको लगता है कि आप बीते 15 वर्षों से इस बात को बोल रहे हैं लेकिन कांग्रेस कह रही है, इसका असर क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है? सुधांशु, देखिए, निशिकांत जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि कांग्रेस को समस्या क्या है। समस्या यह है कि एक गरीब पृष्ठभूमि से उठा हुआ एक व्यक्ति उठते उठते अपने दम के ऊपर जी, और पार्टी संगठन में व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ते हुए न सिर्फ प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा बल्कि उस स्थिति तक पहुंचे, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कह रहा हूं, भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेस सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला और कांग्रेस को 137 साल के इतिहास में सबसे कमजोर दौर में पहुंचाया और जनता का लगातार 2 बार विश्वास, वो भी पिछली बार से अधिक बहुमत के साथ, ये सिर्फ नेहरू जी को मिला था। और उस जमाने में तो डेमोक्रेसी उस ढंग से स्टैब्लिश भी नहीं हुई थी। अब 52 और 57 की आप बात कहें तो उस जमाने में तो कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। तो मुझे लगता है भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित कर दिया मोदी जी ने, और विश्व की राजनीति में युगांतर स्थापित करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर है, और विश्व उनको लालसा भरी दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार जो ये मानता था कि सत्ता, प्रतिष्ठा और सम्मान सिर्फ उनका एकाधिकार है, तो उनके मन में तो इस ढंग का भाव आएगा। इसीलिए मोदी जी भारत की राजनीति के शायद ऐसे एकमात्र नेता होंगे जिनके प्रति इतने अभद्र, अशिष्ट और हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिसे मोदी से एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं कि आप बताइए 9 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं। तो इसलिए वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, और उस कारण से जो ये भाव इनका है, उसी की अभिव्यक्ति सदन के जी। मैं संजय निरुपम का रुख करता हूं, लेकिन जो बात बेटा और दामाद को लेकर बोली, उस विषय पे मैंने सवाल पूछा था जिसका आपने जवाब नहीं दिया, आगे आप दीजिएगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है गौरव गोगोई तो अमित जी एक बात कहने? जी, मैं संजय की बात चले जाऊं, फिर सुधांशु आपको बता देता हूं। संजय जी 30 सेकंड में इसका देखिए, वो मैं, हाँ बस एक लाइन देखिए, उस विषय के ऊपर बहुत कुछ कहने की जरूरत है। पूरे देश को कि भाई सोनिया जी के मन में जो भी भाव होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए 2018 में कांग्रेस का उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया था, और उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस सबसे बुरे दौर में आ गई। तो फिर वो 19 के बाद यही स्थिति बनी कि उन्होंने छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया, उसके बाद भी वो सबसे आगे रहते हैं। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि पुत्र मोह में बड़े से बड़े लोग, एक याद दिला देना चाहता हूं, एक बार इन्होंने महाभारत का उल्लेख किया था प्रियंका जी ने, तो महाभारत में भी एक गांधारी थी जो कि अपने पुत्र दुर्योधन को, जो युद्ध हार चुका था, उसके बाद भी उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि हारा हुआ युद्ध भी ये जीत कर स्थापित हो जाए। कमोबेश आज वैसा ही कुछ कुछ भारत की वर्तमान राजनीति में होता हुआ भी नजर आ रहा है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं संजय निरुपम का। संजय इंपॉर्टेंट इस समय यह है कि गौरव गोगोई ने एक ऐसी बात बोली जिसको लेकर आज बहुत बवाल हो गया। उन्होंने बोला कि आपके प्रधानमंत्री के कमरे में या फिर गृह मंत्री के कमरे में क्या बात होती है, हम बताएं क्या? तो उसको लेकर बहुत बड़ा बवाल मच गया और जिसको लेकर एक ऑब्जेक्शन रेज करा गया होम मिनिस्टर द्वारा। उस विषय पे आता हूं। उसके आने से पहले जब आपने सुधांशु जी को याद दिलाया कि आपने सोनिया जी और राहुल जी और इस विषय पे कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने कहा इस पे बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। सच ये है कि पिछले 9 सालों तक ये लगातार बोल बोल के थक गए हैं। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, वो पुरानी बातों को ही रिपीट करते रहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पे ये कह सकते हैं, कोई एक्शन ले नहीं पाए हैं। राहुल जी के बारे में, राहुल जी 2018 में जब अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद कहते हैं कांग्रेस का पतन हो गया। 2018 में ही 3 राज्यों में एक साथ हराया गया था भारतीय जनता पार्टी को।
ठीक है 2019 में हम कैसे हारे, क्यों हारे, इसके ऊपर हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे और हमने कई बार चर्चा की भी है। अब रह गई बात कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या चर्चा होती है, गृह मंत्री के कार्यालय में क्या चर्चा होती है, इसके ऊपर जो भी गौरव गोगोई ने बात की उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। सचमुच उनके कार्यालय के अंदर क्या चर्चा होती है और वो सारी बातें ना तो मेरे पास है ना उनके पास, अगर किसी के पास है तो जाहिर करे, देश को बताए। तो मैं उसके ऊपर क्या क्या टिप्पणी कर सकता हूं, मुझे लगता है कि मेरे पास टिप्पणी करने लायक कुछ है उस बारे में। जी ओके गौरव, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, देन मलूक नागर एंड प्रियंका कक्कड़। बिल्कुल स्पष्ट। जो बात संजय निरुपम जी ने कही, वो गौरव गोगोई जो बोले वो कोई नई बात नहीं बोले। याद करिए प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके कमरे के अंदर बगिंग की गई है इन्हीं की सरकार में। तो इनकी यह फितरत रही है। और अब ऐसे तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज की तथ्य सामने आ गए, जैसे अभी एक आज चाइना पे आया, अलग बात है, अब तो केजीबी और सीआईए के आर्काइव्स पढ़ लीजिए तो इनके प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या होता था वो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, विदेश के लोगों को भी पता होता था कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। तो वो वाली बातें भी सामने आ गई। तो वो अपना अनुभव होगा गौरव गोगोई जी का कि उनकी सरकारों में ऐसा ही होता था। और अभी हाल ही में आप देखिए किसके ऊपर आरोप लगा था, अशोक गहलोत जी पे, कि वो अपने मंत्रियों, अपने विधायक जिनके ऊपर शक था कि वो सचिन पायलट के साथ होंगे, उनकी जासूसी करवा रहे थे। तो वो अपने अनुभव से बोल रहे थे। जी मैं रुक करता हूं मलूक नागर का। कौन किसकी, जी संजय 30 सेकंड, देन मलूक नागर। ऐसा अमिश भाई, कौन किसकी खुफियागिरी कर रहा है जी, इस बारे में अगर बोलना शुरू करेंगे तो पूरा एक लंबा चौड़ा बयान निकल के आ जाएगा। यह सरकार कंट्रोल फ्रीक सरकार है और खुद नरेंद्र मोदी जी सबके ऊपर नजर रखते हैं, अपने मंत्रियों पे नजर। एक बार ये भी चर्चा थी कि कोई मंत्री फॉरेन जा रहे थे, वो टी शर्ट पहन के जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे मैसेज आया उनको कि आप जिस ड्रेस में जा रहे हैं ये शोभा नहीं दे रहा है। तो क्या क्या किया गया है मोदी जी के राज में, कैसे मंत्रियों पे, अपने सांसदों पे वो नजर रखते, अपने नेताओं पे नजर रखते हैं, ये तो सब कुछ देख रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गौरव गोगोई किस संदर्भ में ये मीटिंग के उनके दफ्तरों के अंदर की बात की चर्चा कर रहे थे मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहां तक खुफियागिरी की बात है तो यह सरकार बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक है। यह सरकार अपोजिशन के ऊपर भी नजर रखती है, अपोजिशन के कामकाज को हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश करती है। और उनके घर में तो ऐसा है कि 2 लोगों के अलावा कोई नेता ही नहीं है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के अलावा किसकी हिम्मत है जो कुछ बोल दे? कोई मंत्री होने के लायक, कोई मंत्री फैसला लेने के लायक, क्या आपको जेपी नड्डा नेता नहीं लगते? क्या आपको जेपी नड्डा नेता नहीं लगते? राजनाथ सिंह नेता नहीं लगते? योगी आदित्यनाथ नेता नहीं लगते? हेमंत बिस्वा शर्मा नेता नहीं लगते? संजय जी 10 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने। सब नेता हैं लेकिन कोई फैसला लेने लायक नहीं है। क्या जेपी नड्डा अध्यक्ष होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में कोई फैसला स्वयं ले सकते हैं? कतई नहीं। जब तक प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का कंसेंट नहीं आएगा, उनकी सहमति नहीं आएगी, बीजेपी का अध्यक्ष कोई फैसला कर ही नहीं सकता। राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता हैं लेकिन अपने मंत्रालय का फैसला वो नहीं करते। रफाल का डील करने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं, अध्यक्ष गृह मंत्री तो उधर ही रह जाते, अरे रक्षा मंत्री तो उधर ही रह जाते हैं। तो कई जो मेजर फैसले उनके डिपार्टमेंट के हैं वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं। ठीक है ले सकते हैं, प्रधानमंत्री सारे मंत्रालयों का प्रमुख होता है, इंचार्ज होता है। लेकिन जो आपने सवाल किया, ये नेता तो हैं लेकिन फैसला लेने के लायक नहीं है। ओके सुधांशु रिप्लाई, आपको शार्प रिप्लाई, सुधांशु शार्प रिप्लाई। बिल्कुल शार्प पॉइंटेड। जी पता नहीं संजय निरुपम जी को ध्यान नहीं आया, जब राफेल का सौदा फाइनल करने रक्षा मंत्री जी गए थे राजनाथ सिंह जी अगस्त 2019 में, तब आप लोगों ने मुद्दा बनाया था कि उन्होंने उस पर स्वास्तिक क्यों बना दिया। अरे भैया, राफेल पे स्वास्तिक बनाया, उसका मुद्दा बनाने वाले चूंकि अरे मैं राफेल लाने की बात नहीं, राफेल डील की बात कर रहा हूं। वो तो फाइनल नहीं कर सकते। डील किसी, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं या समस्या। और किसने नड्डा जी, अच्छा ये बताइए डील किसने साइन की थी? हमारी पार्टी में नहीं हो सकता कि राहुल गांधी जी पिछले संसद सत्र में, याद करिए, वो खड़े होकर बयान दे रहे थे और दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष पीछे खड़े हुए थे, अधीर रंजन चौधरी और खड़गे। कंट्री टू कंट्री डील तो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट डील होती है। लेकिन देखिए अन्याय हो रहा है मलूक नागर के साथ और प्रियंका जी के साथ। गांधी जी ने करवाई। जी ये सीबीआई के डायरेक्टर डील करने तो प्रधानमंत्री गए थे। चलिए उस समय का रक्षा मंत्रालय की तो लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह से याद है 2018 में, 2018 के अंदर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, जब रफेल
रफेल का मुद्दा था और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बहुत कुछ कहा था और फिर गले भी लगा लिया था जाकर। जी मलूक नागर वेट कर रहे हैं, बात कर रहे हो, एक बात जरा मुझे ले प्लीज। हाँ प्लीज, एक लाइन मलूक नागर वो एक लाइन बोलना चाह रहे हैं संजय निरुपम, मैं आपको मौका दे रहा हूं फिर। ऐसा मेरा एक मिनट सिर्फ मैं इतना याद दिलाना चाह रहा था कि संजय जी बोलिए। के लिए कोई रक्षा मंत्री नहीं जाता। रक्षा मंत्रालय का इतना बड़ा रक्षा सौदा करने के लिए पेरिस कोई रक्षा मंत्री नहीं जाता, प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं पेरिस और वहां रक्षा सौदा करते हैं और रक्षा मंत्रालय को पता ही नहीं है। रक्षा मंत्रालय के विभाग के अंदर की जो एजेंसियां हैं, जो अलग अलग कमेटियां हैं, उनका कंसेंट नहीं है, उनकी सहमति नहीं है। तो ऐसे में रक्षा रफेल पर आप लेकर तो आए थे पिछली बार मैं सवाल पूछता हूं मलूक नागर, प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में कहा था कि मैं शुभकामनाएं देता हूं। अरे आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग मलूक नागर आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप लोकसभा एमपी हैं, सवाल तो सुन लीजिए सर। मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं शुभकामनाएं देता हूं कांग्रेस को कि 2023 में भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, भगवान उनको, ईश्वर उनको उतनी शक्ति दे। शक्ति तो मिली और अविश्वास प्रस्ताव भी आया, लेकिन नतीजा हम सबको पता है क्या होने वाला है। देखो, एक तो अमीश जी बात टाइम देना थोड़ा सा, पिछले 10-15 मिनट हो गए गलत बात पे बहस और बात करते हुए। गोगोई साहब ने ये कहा माननीय ओम बिरला जी से कि आपके कमरे में जो बात होती है, यानी कि जो बिजनेस की जो मीटिंग होती है, जहां सदन चलने से पहले तमाम पार्टी के नेता सदन जब जाते हैं, तो वहां की जो मीटिंग की जो बातें थी उसके बारे में कहा। ना वो प्रधानमंत्री के ऑफिस की बात हुई थी, मैं सदन में मौजूद था, ना वहां गृह मंत्री जी के ऑफिस की बात हुई थी। और जहां तक बात है 2023 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो ट्रैप में आ जाते हैं और जो सरकार के लोग या बीजेपी के लोग जो चाहते हैं वो कांग्रेस से ही करा देते हैं और ये ट्रैप में आ जाते हैं। यही कारण है कि विपक्ष कमजोर हो रहा है और खासकर कांग्रेस पार्टी की वजह से विपक्ष कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा। जी मैं रुक करता हूं प्रियंका कक्कड़ का। क्या आप लोग बीजेपी के ट्रैप में आ गए हैं? क्योंकि अमित शाह ने कल राज्यसभा में बोला कि आप कुछ भी कर लो 2024 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या ऑपोजिशन ट्रैप में आ गया है, खासतौर पर मोदी विरोध के चलते? अमीश जी सभी को नमस्ते। अमीश जी, यहाँ आज बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं और मुझे लगता नहीं कि मुझे दोबारा समय मिलेगा, तो प्लीज ये 2 मिनट दीजिएगा। अमीश जी, सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए एज अ वुमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये है कि जो सरकार ये वादा करके आई थी कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, मुझे जानना है कि जो मणिपुर में हुआ है क्या वो इस वजह से हुआ है क्योंकि भाजपा के सुरेंद्र सिंह जो विधायक हैं वो बोलते हैं कि लड़कियों का रेप होता है क्योंकि माँ बाप उन्हें अच्छी तालीम नहीं देते। हाथरस के टाइम ये बोला इनके विधायक ने। मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को बिल्किस बानो के जिसने बिल्किस बानो का रेपिस्ट था उसको संस्कारी बोला, उसको उन्होंने गोधरा से टिकट दी। मोदी जी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो महिलाओं को लगातार ऑनलाइन ट्रोल करते हैं। क्या ये वजह है कि कल्मिनेशन हुआ है कि महिलाओं को आज नग्न घुमाया जा रहा है और अभी भी छक्के चौके लगाने की बात की जा रही है? मणिपुर का महिलाओं को लेकर क्या स्टेप्स लिए हैं मोदी जी ने मणिपुर में और पूरी इंडिया में? मेरा उनसे ये प्रश्न रहेगा, वो छक्के चौके लगाते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। देश के मुद्दों से मतलब है हमारी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देश के मुद्दे तो राज्यसभा में बड़े सारे थे, लेकिन देश के मुद्दे तो देश की संसद में बड़े सारे थे, लेकिन दिल्ली के बिल को लेकर ही विपक्ष वहां पे बैठा और उसने बहस करी। ये सवाल तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूछा, इसका जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, मुझे एन आई फॉर एन आई नहीं खेलना। मुझे पता है कि लगातार एनसीआरबी डाटा कह रहा है कि जहां भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिल दहलाने वाला वीडियो आया है और अभी संजय सर ने कहा कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग मोदी सर के पास है, जिसका सुधांशु सर ने कोई काउंटर नहीं किया। तो मुझे जानना है कि क्यों अभी तक वहां के सीएम बने हुए हैं, क्या स्टेप्स लिए? 4000 केसेस हुए हैं। ठीक है, जब मलूक नागर वांट टू कमेंट। मलूक नागर आपने एक बात बोली कि विपक्ष जो है वो बीजेपी के ट्रैप में आ जाता है और इसलिए विपक्ष कमजोर हो रहा है। ट्रैप क्या है और कैसे आ जाता है? 30 सेकंड्स मलूक नागर, देन संजय निरुपम विल रिस्पॉन्ड। ट्रैप ये है
कि जब सदन चल रहा होता है जी, और सदन चलते समय ये शोर शराबा करेंगे तो वो एक दो बार कहेंगे देखिए पूरा देश देख रहा है, देखिए आप हाय हुल्ला मत करिए, ये और जोश से आके जोर से करेंगे और वो सदन बंद हो जाता है। और उनकी हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, पास या जो बिल आए 4-5 MP बोले, उसमें कोशिश तो मैं तो बोलने का नंबर लगता है, मैं तो बोलता हूं, बंद होने के पक्ष में कभी रहता नहीं हूं, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाती बिल पे जितनी चर्चा होनी चाहिए, और कांग्रेस महरूम रह जाती है उससे। कांग्रेस अपनी बात नहीं रख पाती। किसानों के मुद्दे होते हैं, कमजोरों के मुद्दे होते हैं। कल जो जल कृषि का बिल आया, कल फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन का बिल आया, इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ना डिस्कस हुआ, कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं था, बोल ही नहीं पाए, बात रख ही नहीं पाए। हम अपनी बात रख पाए, सरकार के लोग अपनी बात रख पाए, तो उस ट्रैप में आके आज पिनाकी देशित और आज पिनाकी मिश्रा ने बोला, जो बात मलूक नागर कह रहे हैं वो पिनाकी मिश्रा जो कि बीजेडी के MP हैं और काफी सीनियर MP हैं, उन्होंने बोला कि PM मोदी जो है वो एक बेखौफ वक्ता है, PM कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हैं, जब वो गुरुवार को बोलेंगे तो ऐसा ही करेंगे, कांग्रेस क्यों खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कुछ इसी तरह की बात मलूक नागर ने भी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है BSP के, उन्होंने बोली। देखिए ये बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी को संजीवनी देने का काम करती है और बीजेपी को संजीवनी देने का काम करती है। जब अविश्वास प्रस्ताव पे बोलेंगे, मोदी एक अच्छे वक्ता है, आप खुद एक अच्छे बड़े पत्रकार रहे हैं संजय भाई, और अच्छे वक्ता है, आप समझते हैं वाक कटुता नरेंद्र मोदी की कितनी जोरदार है, तो उसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात पिनाकी मिश्रा ने भी बोली। ऐसा है, पिनाकी मिश्रा हों या मलूक भाई हों, इनकी पार्टियां एक ऐसे चौराहे पे खड़ी है कि इनको पता ही नहीं किधर जाना है, न तो ये सत्ता पक्ष के साथ है न विपक्ष के साथ है, और ये जिनका कोई अपना आता पता नहीं, वो कहते हैं विपक्ष को ट्रैप में डाल देती है बीजेपी। माफ करिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष के लिए करने से पहले आप ये याद रखिएगा कि आप विपक्ष अगर कमजोर हो गया ना, टूट गया ना, और विपक्ष अगर कहीं का नहीं रहा तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। रह गई बात प्रधानमंत्री की वाकपटुता, पूरे 10 साल से प्रधानमंत्री की वाकपटुता ही तो देश के लोग झेल रहे हैं। उनके जो वाचालता है, उनके जो जोरदार जो झूठ सब, जाके अमेरिका में क्या बोल के आए लोगों के बीच कि हर साल हमारे देश में IIT और IIM खुल रहे हैं, और जब राज्यसभा या लोकसभा में राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया कि पिछले 5 साल में कितने IIT और IIM खुले हैं हिंदुस्तान में, तो उनके मंत्री ने जवाब दिया कि 5 साल में एक भी IIT IIM हिंदुस्तान में नहीं खुले हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोलते हैं, उन बातों में कितना दम होता है, कितना तथ्य होता है, कितना सत्य होता है, ये पूरा देश पिछले 9 सालों में समझ गया। तो 10वां साल चल रहा है, तो ये ठीक है। मलूक नागर हो गया। मलूक नागर 30 सेकंड मेरे बटल, 30 सेकंड मेरे बटल, देन सुधांशु विल कम टू मलूक नागर जी। अमीश जी, संजय भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, और इन्होंने एक बात तो स्वीकार कर ली अभी कि विपक्ष कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा। अगर देखिए इनको विपक्ष मजबूत करना है तो आधीर रंजन जी को बदले गोगोई को बना दें, बिट्टू को बना दें, गुरजीत को बना दें, शशि थरूर को बना दें, उस पे ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, तो विपक्ष कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल सच बात है। कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हो, राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा देख के जीते, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो, नेता सदन बन दो, नेता सदन बदल दो, कांग्रेस मजबूत के बारे में विपक्ष मजबूत हो जाएगा और देश मजबूत न करें। ये कांग्रेस का इंटरनल इश्यू है। हाँ, कांग्रेस ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में, अपने साथी MP के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। मलूक नागर, अगर उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि भारत में अंग्रेजी अच्छी हो। हिंदी आप कह रहे हैं अच्छी नहीं है, लेकिन आपके जो बात है वो सही है, लेकिन ये पर्सनल कमेंट है, ये मेरा निवेदन है। बाकी आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके साथी हैं वो, ओके, आप अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मैं तो बड़े देखिए, देश को विपक्ष को मजबूत करने के लिए बड़े, लेकिन आप विपक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या, चलिए आप विपक्ष को, मलूक भाई आप विपक्ष को मजबूत करिए। बताइए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन में कहां खड़े हैं? विपक्ष के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं? आंसर इट टुनाइट। मलूक नागर, आपकी पार्टी।
हम देश के साथ खड़े हैं, देश की जवाब जनता क्या के है साथ खड़े हैं, देश के जितने भी बिला रहे हैं उन पे संघर्ष करके संसद में जूझ के भिड़ के लड़के सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। और 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है मेरे। ये जवाब नहीं हुआ ना, और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं माफी चाहता हूं, यू आर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट दिस इज नॉट आंसर टू माय क्वेश्चन। यू आर विद देम और वी आर नॉट विद देम, दैट्स द पॉइंट। ओके, आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष के साथ नहीं है, यानी कांग्रेस वाले विपक्ष के साथ नहीं, आप अलग विपक्ष है। ओके, इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, ये यात्रा गुजरात से मेघालय तक होगी, इसकी जानकारी मिली है। और लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ी यात्रा होगी। तो कांग्रेस का राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करने का, कांग्रेस को एस्टैब्लिश करने का एक बड़ा प्लान है, जो उनका लोकतांत्रिक हक है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ संजय निरुपम है, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है। एक बार फिर आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, ये फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये तथाकथित इंडिया या घमंडिया गठबंधन वाले लोग कहते हैं नहीं साहब, हम तो नेचुरल वे में लीडर चुनते हैं। तो आप पूछिए, कांग्रेस इतने गर्व से बात कह रही है, आज राहुल गांधी जी क्या है? न राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों में से किसी भी सदन के, न वो उपाध्यक्ष हैं, न वो महामंत्री हैं, फिर भी सारी पार्टी उनके पीछे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक उदाहरण बताइए किसी दूसरी पार्टी में जो व्यक्ति किसी संगठन के पद पे ना हो, किसी संवैधानिक पद पे ना हो, मगर पूरी पार्टी उसके लिए खड़ी है। यही है असली चेहरा। यानी खड़गे जी को मुखौटा बना रखा है, अधीर रंजन चौधरी जी को मुखौटा बना रखा है, और असली चेहरा ये है राहुल गांधी जी को स्थापित करना। करिए, वो आपका लोकतांत्रिक हक है, मगर फिर ईमानदारी के साथ कहिए ना कि बाकी सब वही स्थिति जो सरकार चलाने के समय थी कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ और थे, असली शक्ति कहीं और थी, वही संगठन चलाते समय। ये INDIA इंडिया है, इसको आप लोग घमंडिया क्यों बुलाते हैं? कारण यह है कि इसमें सारे के सारे नेता वो हैं जिनको किसी न किसी बात को लेकर बहुत घमंड है। अब राहुल गांधी जी हैं, बताइए, एक नहीं 4 या 5 मामलों में मानहानि के मुकदमे झेल रहे हैं, और एक आदमी माफी भी मांग चुके हैं, जैसे चौकीदार चोर वाले मामले के ऊपर माफी मांगनी पड़ गई जी। तो जितना अहंकार उन लोगों के अंदर है। और अंत में एक और बात कह दूं साहब, ये तो वो गठबंधन है जिनके नेताओं ने कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। पूरे देश को एक नेता के बराबर तौल दिया था, और वो भी किस नेता के बराबर? जिसको न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोपी सिद्ध कर दिया गया था। और आज तक किसी भी कांग्रेस के नेता ने अपने उस बयान जो कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने दिया था, आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता ने जवाब दे देते जवाब इससे बड़ा घमंड क्या हो सकता है? मेरा बार बार निवेदन रहता है, हम टाइम लिमिट को फॉलो करें, सब अपनी बात को रख लें। संजय जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सदन के अंदर निशिकांत दुबे ने एक एक करके बताया कि ममता बनर्जी के साथ क्या किया कांग्रेस ने, शरद राव पवार के साथ कांग्रेस ने क्या किया, लालू यादव के साथ कांग्रेस ने क्या किया, और तो और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या करा। उन्होंने बोला कि ये सब लोग तो कांग्रेस से लड़कर आए हैं। और आज तो हनुमान चालीसा यानी संकट मोचक बजरंगबली हैं, उनकी चालीसा भी सदन में श्रीकांत शिंदे जो कि शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पढ़ दी। 3 छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले सुधांशु भाई, जिस तरीके से हमारा विपक्षी गठबंधन एक आकार ले रहा है और बड़ा आकार लेता जा रहा है, उससे उनके अंदर, पूरे बीजेपी के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है और कुंठा है, उसको मैं समझ सकता हूं, और उसके प्रति मेरी मन में पूरी सहानुभूति है। इसलिए धीरे धीरे वो विपक्ष से उनकी जो इतनी नफरत है, वो नफरत कहीं इंडिया के खिलाफ ना चला जाए, इसका मुझे डर है। और तो मैं इसलिए सावधान करता हूं, इंडिया से नफरत मत करिएगा, हमसे नफरत जितना करना है करते रहिए। दूसरी बात यह है कि वो तो आप लोगों को घमंडिया बुला रहे हैं मौके पर। देखिए, मैं अब क्या कह सकता हूं कि पूरा बीजेपी जिस तरीके से घमंड, दंभ और अहंकार का प्रदर्शन करती है, वो रोज दिखता है।
राहुल गांधी जी ने जो नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे मोदियों के ऊपर कमेंट किया, और उसके बाद जिस तरीके से एक मोदी, वो भी फर्जी मोदी, गुजरात में निकल के आता है, उस केस करता है, उसके बाद एक फर्जी तरीके से उनको डिफेमेशन केस में कन्विक्ट कराया जाता है, उसका रातों रात 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, उनसे घर ले लिया जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे करता है, उनको वापस देने में 3 दिन लग जाते हैं इनको, अब जाके उन्हें घर देने की आज घोषणा की है। तो ये जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक घमंड से भरा एक कैंपेन चलाते हैं, उसको पूरा देश देख रहा है पिछले 10 सालों से। मुझे उस पर ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना है। हाँ, ये अवश्य कहूंगा मैं कि आज अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जितनी गंभीर चर्चा मणिपुर के ऊपर होनी चाहिए थी, मणिपुर की महिलाओं की लाज बचाने के लिए जो चर्चा होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में से नारायण राणे को मैंने देखा वो औकात दिखा रहे हैं, सत्ता पक्ष के एक से एक एमपी तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सत्ता पक्ष के दुबे जी, सोनिया जी और राहुल जी और उनके दामाद के ऊपर बोल रहे हैं, जबकि चर्चा होनी थी मणिपुर की महिलाओं के ऊपर, मणिपुर की समस्याओं के ऊपर। तो दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी बैग गई है, बिगड़ गई है। अच्छा, ये आपके एनडीए के जी जवाब ले लेते हैं, सुधांशु जवाब ले लेते हैं। ये एनडीए के सांसद थे हनुमान। आखिरी बात राहुल जी, आखिरी बात बोल देता हूं। राहुल जी की जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जब पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो कितना उनके टी-शर्ट, बीजेपी भी क्विट इंडिया ला रही है, चप्पल पे कमेंट कर करके पूरी यात्रा को बदनाम करना चाह रहे थे, लेकिन यात्रा कामयाब हुई। ये दूसरी यात्रा भी एक बहुत कामयाब यात्रा होगी। इस समय अगर राहुल गांधी की यात्रा आ रही है तो बीजेपी का भी 9 अगस्त से परिवारवाद और भ्रष्टाचार क्विट इंडिया अभियान आ रहा है। लेकिन आज संसद के अंदर एनडीए के सांसद, शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने हनुमान चालीसा क्यों पढ़ दी? इसके ऊपर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़े करे हैं। जवाब सुधांशु। कोई हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं है, हम हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा कहां पढ़ते हैं? पार्लियामेंट में पढ़ना है। नहीं, वही सवाल मेरा वही सवाल है। संसद, सुधांशु ये सवाल पूछा जा रहा है कि संसद तो हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह नहीं है, क्यों पढ़ी गई लोकसभा में? मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले जो इन्होंने संजय निरुपम जी ने कहा, एक वाक्य जवाब दे दूं। मान्यवर, घमंडिया इसीलिए कहा जाता है। अरे आपको एक शब्द में कहना चाहिए था कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घमंडिया बयान था इंडिया इज इंदिरा, जो एक शर्मनाक बयान था और जो गलत बयान था, इसके लिए माफी मांगते हैं, मगर नहीं मांगनी है ना, ये घमंडियापन। और अटल जी ने भी इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा, मानहानि का मुकदमा झेल रहे हैं। आपके अटल जी ने भी इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा चाहते हैं आपने कहा नहीं, अटल जी ने नहीं कहा था, आप जाके चेक कर लीजिए। पुपुल जयकर ने किताब लिखी, मगर अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। इन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का स्थान संसद नहीं है। संसद को सारी शक्तियां किससे मिलती हैं मान्यवर? संविधान से। जाके देखिए, संविधान की जो मूल प्रति है, जिसमें सारे संविधान सभा के लोगों के हस्ताक्षर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके बाबा साहब अंबेडकर तक, उसमें जो 12 चित्र हैं जो माने गए भारत को प्रेरणा देंगे, जो नंदलाल बोस ने बनाए थे, उसमें से एक चित्र हनुमान जी का भी है। अगर संविधान निर्माताओं ने संविधान में हनुमान जी को स्थान दिया, तो अगर उनका गुणगान संसद के अंदर हो गया तो समस्या। दूसरा मैं बात कहना चाहता हूं अमीश जी, एक बात पूरी कर लूं। इनको हनुमान चालीसा से क्या प्रॉब्लम है? इन्हें लगता है कि वो कोई धार्मिक विषय है क्या? ये बताइए। प्रॉब्लम नहीं है। इंडोनेशिया में हनुमान जी की मूर्ति लगी है, जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। ये बताइए, आपको थाईलैंड में झंडे के ऊपर हनुमान जी दिख जाएंगे? और आप बताइए, अरे सुनिए तो भाई, पूरी बात सुनिए, अरे उसके बाद बोलिएगा। आज का जो मनाए मणिपुर की लड़कियों की लाज लुट रही है, चर्चा उसमें हो रही है, आप हनुमान चालीसा सुना रहे हो। गुफाओं में हनुमान जी का चित्र मिला, और दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। होंडुरास जो लैटिन अमेरिका का एक देश है, उसमें द मंकी गॉड जो हनुमान जी के बारे में माना जाता है, साहब ये सारे में से कोई भी हिंदू देश नहीं है, और संविधान ने भी माना है शक्ति का प्रतीक। सुधांशु भाई, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो भारत जब मणिपुर की लड़कियां अपने लाज बचाने के लिए गुहार कर रही हैं, तभी आप कहते हैं कि काहे स्तुति की गई। ये आपके सामने ठीक है। अब आज बात हुई, आज श्रीकांत शिंदे जी संजय भाई, अमित एक मिनट, हमको एक लाइन से इतना कह रहा है, जब मणिपुर की बेटियां अपनी लाज बचाने की गुहार लगा रही हैं, तब आप उनको हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। इस पर ऐतराज है। हनुमान जी पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता।
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पे किसको ऐतराज होगा इस देश में? हम सब तो पूछते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने, आज भी पढ़ा मैंने हनुमान चालीसा। लेकिन पार्लियामेंट में जब मणिपुर की लड़कियों की लाज पे चर्चा हो रही है, मणिपुर की आग पे चर्चा, मणिपुर की जंग पे चर्चा हो रही है, तब हनुमान चालीसा सुना करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हनुमान चालीसा सुनाने से क्या मणिपुर शांत हो जाएगा? संजय जी एक सवाल, क्योंकि आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं, आप एक नाइंसाफी कर रहे हैं। देखिए श्रीकांत शिंदे और शिंदे जो शिवसेना वाला शिंदे गुट है, वो ये दिखाना चाहता है कि हम बड़े हिंदुत्ववादी हैं। उन्होंने आज संसद के अंदर मैं उनका पूरा भाषण सुन रहा था, उन्होंने बोला उद्धव गुट ने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी है। ये स्कीम और स्कैम की लड़ाई है, और इन्होंने कोविड में कोई काम नहीं करा, उन्होंने बहुत सारी बातें कराई, वहां लड़ाई दूसरी है। लेकिन स्कीम और स्कैम की बात आई तो मुझे प्रियंका कक्कड़ एक और स्कैम याद आ गया। कल पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा बीजेडी के सांसद हैं, थंबी दुराई एआईडीएमके के सांसद हैं, इनके साथ एक स्कैम हो गया। और आरोप है कि राघव चड्ढा ने, ये गृह मंत्री का आरोप है कि राघव चड्ढा पे सवाल है और किसी ने उनके इन पांचों सांसदों के साइन फोर्ज कर दिए या इनका कंसेंट फोर्ज कर दिया। ये स्कैम क्या है प्रियंका जी? एक साथ जिन एक सांसद के साथ हुआ, आज वो हमारे साथ स्टूडियो, वो हमारे साथ कार्यक्रम में भी है, सुधांशु। हाँ सुनिए, बिल्कुल ये स्कैम भाजपा के दिमाग की उपज है। जो रूल 72 की बात हो रही है, जिसके बारे सुधांशु सर भली भांति जानते हैं, उसमें सुधांशु सर के साइन नहीं लेने थे, नाम प्रपोज किया गया था, सुधांशु सर ने रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। कोई कॉन्स्टिट्यूट थोड़ी हुई सिलेक्ट कमेटी। तो ये पर क्या है, अभी बहुत ताकतवर लोग हैं ये, और इनको विपक्ष की आवाज दबानी है। जैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता एक फर्जी केस से की थी, अब ये इस आड़ में कि राघव चड्ढा जी की भी सदस्यता एक फर्जी केस से ली जाए। तो ये नॉन प्रोडक्टिव कामों में शुरू से देश की जनता का टाइम वेस्ट करती है। मुद्दों की बात कीजिए, मणिपुर की महिलाओं की बात कीजिए। इसमें तो मेरे सोच कह रहे हैं कांग्रेस का भी ऑब्जेक्शन है, इसमें तो कांग्रेस का भी ऑब्जेक्शन है कि ये क्यों हुआ है, इसमें तो कांग्रेस का भी ऑब्जेक्शन है। और बकायदा सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है, ये संबित पात्रा ने सबसे पहले मुद्दा उठाया। ओके, सुधांशु पार्लियामेंट में थे, सुधांशु रिप्लाई नहीं, देखिए लेट द पर्सन रिप्लाई हु वाज देयर इन द पार्लियामेंट इन राज्यसभा। सुधांशु के साथ ये हुआ। चाहता हूं संजय निरुपम जी भी यहां बैठे हैं, वो हम लोगों से वरिष्ठ हैं संसद के मामले में। और प्रियंका जी को एक बात बता देना चाहता हूं, पहले तो आप संसद को किनारे रख दीजिए। एक सामान्य व्यक्ति का नाम दे दिया जाए किसी चीज की कंसेंट में, तो ये एक प्रकार की आपत्तिजनक आपराधिक स्थिति की बात है कि नहीं? यहां पर बगैर कंसेंट लिए आप नाम देते हैं। नियम ये कहता है कि कुछ सांसद मिलकर यह नाम दे सकते हैं कि किस कमेटी में दिया जाए। जब उसमें से किसी ने कंसेंट दी नहीं, बगैर किसी के कंसेंट के नाम दे देना यह गलत है। यह सही बात है कि सिग्नेचर नहीं हुए, सिग्नेचर हो गए होते तब तो सीधे फोर्जरी का केस बन जाता, सदस्यता जाने से लेकर एफआईआर तक की बात हो जाती। परंतु समस्या जानते हैं क्या, और यह बात संजय निरुपम जी और बेहतर आपको बता देंगे। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं अमीश जी, यह आम आदमी पार्टी की वो स्टाइल है, वो फितरत है, बचकानापन, नादानी, शैतानी फितरत, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहना। संवैधानिक व्यवस्थाओं और नियमों के प्रति इनका जवाब लेकिन जानकारी है, ये दिख जाती है। इसीलिए तमाम विपक्षी नेताओं ने भी सवाल खड़ा करा, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। क्विक रिप्लाई 30 सेकेंड्स प्रियंका। अरे प्रपोज किया गया था, कोई उनका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था, उनकी एक्सेप्टेंस के बिना सिलेक्ट कमेटी के वो मेंबर हो ही नहीं सकते, वो सर को पता है। और कल तक देखिए कैसे फर्जीवाड़ा चला रहे थे कि नकली सिग्नेचर। आई एम ग्रेटफुल टू सुधांशु सर कि वो एडमिट तो किए कि कोई नकली सिग्नेचर नहीं है आज। नहीं, सिग्नेचर की बात पहले आई थी और वो कल ही नलिफाई हो गई थी। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। अभिनंदन है, लेकिन अब बात सियासत के सेमीफाइनल की। अब तक आप ये तो जान ही चुके होंगे कि नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए महागठबंधन बनाया गया है, जिसे INDIA नाम दिया गया है। विपक्ष का दावा है कि इस गठबंधन के सहारे और इसके दम पर वो नरेंद्र मोदी की आंधी को काबू कर लेंगे और राहुल गांधी की आंधी ले आएंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन को घमंडिया गठबंधन का नाम दे डाला है और वो लगातार उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं
कैसे ये गठबंधन मौका परस्ती का एक बड़ा बंधन है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के गठबंधन के साझीदारों को एक एक करके कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया, या फिर कहें तो कारनामे याद दिलाए। निशिकांत दुबे ने कहा, सुनिए जरा, कांग्रेस ने 1976 में करुणानिधि की सरकार को गिरा डाला। बीजेपी ने सिंगूर आंदोलन के वक्त टीएमसी का साथ दिया। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने लालू यादव को जेल भेजा। कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव की छवि को खराब कर डाला। 1980 में कांग्रेस ने शरद राव पवार की सरकार को बर्खास्त किया था। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस का नाम लेकर उनके गठबंधन के सहयोगी दलों पर मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रेशर बना रही थी, तो दूसरी ओर संख्या बल के आधार पर विपक्ष को पहले सेमीफाइनल में जोरदार पटकनी दे चुकी है। आप सोचेंगे पॉलिटिकल फील्ड में क्रिकेट की तरह फाइनल और सेमीफाइनल कब से होने लगे, तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में सेमीफाइनल का शब्द जो इंट्रोड्यूस करा वो श्रीमान अरविंद केजरीवाल की देन है। उन्होंने ये शब्द कब और कैसे इस्तेमाल किया, सबसे पहले ये सुन लीजिए। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सेवा बिल को 2024 का पहला सेमीफाइनल घोषित कर डाला था। याद कीजिए और देख भी लीजिए, जिसमें INDIA की करारी हार हुई। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि एनडीए के खेमे में 121 वोट आएंगे, 121, लेकिन एनडीए के खेमे में 131 वोट पड़े। सबको इसने चौंका दिया। अब बारी सियासत के दूसरे सेमीफाइनल की है, यानी मोदी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव की। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, इसलिए यह साफ है कि मोदी सरकार की दूसरे सेमीफाइनल में भी बम्पर विजय तय है। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि प्रधानमंत्री को संसद में लाने के लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव वाला मास्टर स्ट्रोक चला है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का यह कदम मास्टर स्ट्रोक है या फिर सेल्फ गोल, इस पर बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने क्या बोला, सुनिए जरा। Every time he gets up on the floor of the house, he puts the Congress party through the shredder. I mean, they actually go through a shredding machine. So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face, ask him to come to the house. तो पिनाकी मिश्रा कह रहे हैं कि जब भी पीएम मोदी फ्लोर पर आकर बोलते हैं तो कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हैं। मुझे उम्मीद है कि गुरुवार को भी जब पीएम बोलेंगे तब ऐसा ही होगा, ऐसा पिनाकी मिश्रा कह रहे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती है, यह भी पिनाकी मिश्रा कह रहे हैं। बीजेपी एनडीए का हिस्सा ना होकर भी यह बात समझ गई, लेकिन विपक्ष भी अविश्वास प्रस्ताव को अपना बेस्ट पॉलिटिकल मूव अभी भी बता रहा है। बहरहाल आम आदमी पार्टी को कल सिर्फ पहले सेमीफाइनल में ही झटका लगा नहीं, बल्कि उनके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा एक बड़े विवाद में फंस चुके हैं। यह पूरा मामला भी समझ लीजिए। राघव चड्ढा ने कल दिल्ली सर्विसेज बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। आरोप है कि इस प्रस्ताव पर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप है। इन सांसदों में बीजेपी के नरहरि अमीन, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेडी के सस्मित पात्रा और AIADMK के थम्बी दुरई शामिल है। राघव चड्ढा के साथ आगे क्या होगा यह तो जांच का विषय है, लेकिन अहम सवाल यह है कि 2024 से पहले विपक्ष की हार वोटर्स को क्या संदेश देगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि जनता किसकी बातों को ज्यादा तवज्जो देती है, क्योंकि यह सेमीफाइनल जो है, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था, पहला सेमीफाइनल का तो पटाक्षेप हो गया, दूसरे का गुरुवार को होगा मोदी के भाषण के साथ। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। नमस्कार व्यूअर्स।